चलिए, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। अब हम लोग आज का पी-वाई-क्यू सेशन देखने वाले हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट हमारे पास है। एसएससी सीजीएल द्वारा जो पेपर आयोजित किया गया 25 सितंबर 2024 को, उसकी शिफ्ट नंबर 1। आज हम लोग उसका जीके जीएस पोर्शन एनालाइज करेंगे। आशा है कि इतने दिनों से ये जो सीरीज चल रही है, उससे आप बहुत कुछ सीख पा रहे होंगे और अपने बचे हुए दिन को प्लान कर पा रहे होंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से ज्यादा संभावना है क्वेश्चन आने की। तो उम्मीद है कि बच्चे आप इसका लाभ उठा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, शिफ्ट में क्या था। शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछे ही चल सकते हैं। चेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल 2024 में देखने को मिले। तो जिसको चेस का आइडिया उसके लिए तो बहुत ईजी है, जिसको नहीं है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंडिया में बड़े प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स हैं, भले हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, तो इनके बारे में आपको बेसिक बेसिक कुछ शब्द, जिसको हम बोलते हैं ना शब्दावली, कभी आ जाता है कि ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी कौन से स्पोर्ट्स की है, या फिर उनके बेसिक रूल्स, तो वहां पे भी क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे अब देखें तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जिसको मालूम है बिशप। क्योंकि जब हम लोग चेस की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यह है पॉन। एक दूसरे शिफ्ट में पॉन पर आया था कि कौन सा इनमें से ऐसा होता है चार ऑप्शंस में से कि जो सीधा सिर्फ एक कदम चल सकता है। ठीक है, तो इसमें पॉन सही जवाब था। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो एक बार एक क्वेश्चन था इसी तरीके से क्वीन के लिए कि हर दिशा में चल सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो फिर उसका जवाब क्वीन था। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन चलता है डायगनली तिरछा, तो उसको मंत्री या बिशप आप कहते हो, और ये डायगनली चलता है। अगर घोड़े की बात करें, घोड़ा यानी नाइट इंग्लिश में, तो ये 2.5 कदम जिसे बोलते हैं चलता है। तो ये इसका जो ये अगर इसकी पोजीशन ऐसी है तो ये इधर 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 चल सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज नामक एक विभाग की स्थापना की थी। बहुत इजी क्वेश्चन। जब हम लोग क्लास में हिस्ट्री में पढ़ते हैं बलबन, तो बलबन ने बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था। सिजदा और पैबोस, तो उनके दरबार में अगर कोई आ रहा है तो सिजदा करना पड़ेगा, यानी अपना माथा जमीन पे टच करना पड़ेगा, इसलिए सिजदा को जमीबोस भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक बार आपने सिजदा किया, अपना माथा जमीन पे टच किया, सुल्तान सामने है, अब आपको उठना है और आगे बढ़ते हुए सुल्तान के फीट पर अपना पांव, अपना माथा रखना है। इसको हम कहते थे पैबोस। तो पैबोस में क्या है कि आपको अपना माथा सुल्तान के पैर यानी पांव पे रख, है ना, तो आपको अपना माथा पांव पे टच करना है सुल्तान के, और उनके जो फीट है उसको किस भी करना है। तो सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की। अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट है, बलबन ने शुरू किया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत मार्केट डिपार्टमेंट है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही एक और डिपार्टमेंट शुरू किया। दीवान ए का मतलब ही है डिपार्टमेंट ऑफ, तो डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तखा राज। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मुस्तखा राज है ये क्या है, तो ये लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। अगेन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और देखें तो एक डिपार्टमेंट है दीवाने कोही, जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था, लोन वगैरह देते थे। एक डिपार्टमेंट है दीवाने बंदगन, है ना, या हम इसमें और ऐड करते जाएं दीवाने खैरात, या हम और ऐड करते जाएं तो दीवाने इस्तियाक। तो ये शुरू किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। जो बंदगन है वो स्लेव डिपार्टमेंट है। खैरात दान विभाग है, गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी और अनाथ बच्चों की देखभाल, और इस्तियाक पेंशन विभाग है। चल 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक को उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैं आपको कितनी बार कह चुका हूं कि ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट से कहीं से भी कोई प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक नाम आपको दिखेगा, शिव कुमार शर्मा जी। शिव कुमार शर्मा जी क्या बजाते हैं बच्चे? संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, और इनको ही उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड मिला था। ये मिला था 1998 में। जो उस्ताद हाफिज अली खान साहब हैं ये खुद सरोद बजाते हैं। क्या? तो सरोद। तो इनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिससे संबंधित है ये भी कभी आ सकता है, ये सरोद। लेकिन इनके नाम से एक सम्मान स्थापित किया गया है जो कि म्यूजिशियंस को दिया जाता है, और शिव कुमार शर्मा जी जो संतूर बजाते हैं उनको उस्ताद हाफिज अली खान सम्मान मिला है। इसके अलावा और कौन से सम्मान मिल चुके हैं शिव कुमार शर्मा जी को? तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पद्म विभूषण, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है आफ्टर भारत रत्न। ये साल 2001 में इन्हें मिल चुका है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर म्यूजिक ये भी इनको मिल चुका है 1986 में। तो एक ये दिमाग में रखें और एक ये दिमाग में रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसको पराजित करने के बाद दक्षिण पथेश्वर यानी दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की? अब ये हमने क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। अब जब हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली इस शब्द की, तो ये जो शब्द है दक्षिण पथेश्वर, ये मैंने क्लास में नहीं बताया, लेकिन मैंने ये कई बार बताया है कि पुलकेशिन द्वितीय की लड़ाई हर्षवर्धन से हुई थी। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, उनने बैटल ऑफ नर्मदा लड़ा, ये हम लोग क्लास में करते हैं हर्षवर्धन से, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई, जिसके बाद उनने बोला दक्षिण पथेश्वर। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन जो आपको क्लास में ऑलरेडी दी गई थी, इनफैक्ट अभी हमने यूट्यूब पे भी क्लास ली थी, वहां पे भी बताया था कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य रूलर, इनका कैपिटल क्या था? बादामी। ये बादामी क्या है आज? वातापी, कर्नाटक। तो इनने इन पे जीत हासिल की है, और तभी हम देखते हैं कि इनके दरबार में, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक विद्वान होते हैं रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय की तारीफ में ऐहोल शिलालेख की रचना करते हैं, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जहां पे तारीफ लिखते हैं अपने राजा पुलकेशिन की। तो फिर हर्षवर्धन पे जीत हासिल की थी, और तभी बोला था लॉर्ड ऑफ साउथ, कि भाई जो मुझे, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता ना, अब मैं लॉर्ड ऑफ साउथ हूं, क्योंकि नॉर्थ वाला कोई बंदा मुझे हरा नहीं सकता। साउथ में तो मैं हुई, साउथ में तो मैं स्ट्रांग था ही, लेकिन जो एकमात्र डर था वो नॉर्थ से था। लेकिन अब जब मैंने नॉर्थ के हर्षा को ही हरा दिया, तो अब तो साउथ में मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूं, अब तो मुझे कोई चैलेंज करने वाला बचा नहीं। चल, हालांकि उनकी जो सोच है वो गलत साबित होती है, क्योंकि आपको मालूम है भाई कि आगे चल के हम लोग अपनी क्लास में ये भी तो डिस्कस करते हैं कि एक पल्लवा रूलर थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन। तो नरसिंह वर्मन ने ना सिर्फ पुलकेशिन को हराया, पुलकेशिन को जान से ही मार दिया, और नरसिंह वर्मन ने वातापी पर कब्जा कर लिया था, और क्या उपाधि ली थी? वातापी कोंड, यानी मैं वातापी का राजा। चलो, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1856 में जो कानून पारित किया, उसका सुझाव किसने दिया? बहुत इजी क्वेश्चन, हम लोग हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में करते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे सती को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास, तो राजा राम मोहन रॉय। अगर कोई आपसे पूछे विधवा पुनर्विवाह को लाने का सबसे ज्यादा प्रयास, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में, तब आप जवाब क्या देते हो? तो बहराम जी। सही बात है। तो कुल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे, ये कुछ मेन लोग हैं जिन पर अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करें, विडो मैरिज एक्ट 1856 में पास हुई, गवर्नर जनरल कौन था तब? डलहौजी गवर्नर जनरल था। ठीक है। अच्छा, हालांकि ये एक्ट लागू होती है ना जब, तब तक डलहौजी इंडिया से चला जाता है, और नया गवर्नर जनरल आता है कैनिंग। तो अगर कभी कुछ ऐसा आए कि विडो मैरिज एक्ट पास किसके टाइम पे हुई, तो डलहौजी के टाइम पे पास हुई। लेकिन अगर आए लागू यानी इंप्लीमेंट किसके टाइम पर हुई, कभी ऐसा कुछ आ जाए, तब आप डलहौजी मत करना, तब आप लॉर्ड कैनिंग करना, क्योंकि कैनिंग का जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 62 है, और 57 में 1857 के विद्रोह, यही गवर्नर जनरल था। ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनते हैं, ईश्वर चंद्र साहब, और तब गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत कॉलेज के दरवाजे खोल देते हैं ताकि गैर ब्राह्मण भी संस्कृत पढ़ पाए, तो जो वर्चस्व है ब्राह्मणों का संस्कृत पर, वेदों पर, वो खत्म हो। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव आयोग से संबंधित है? महालड्डू, क्वेश्चन 15। तो ये शिफ्ट पर अभी तक हम बात करें, एक क्वेश्चन था जो कि शिव कुमार शर्मा जी पर था, उस्ताद हाफिज अली खान सम्मान। अगर उसको छोड़ दें तो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ईजी स्तर के रहे। चलिए, तो पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बात करते हैं, तो आर्टिकल, ये तो ठीक है भाई, मेन बात करें तो आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना है, और आप जानते हो इनकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को ही, और इसलिए हर साल 25 जनवरी को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर बात करें पार्ट 15 इलेक्शंस, आर्टिकल 324 से शुरू करते हुए 329A तक ये है। ठीक है। चलिए, सिंपल था क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान करता है? महालड्डू क्वेश्चन अगेन, आर्टिकल 48 है। देखो ध्यान से सुनो, जब हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि आगे चल के एक बार अमेंडमेंट होता है कि जब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 43A इंसर्ट किया गया, और आर्टिकल 48A इंसर्ट किया गया, तो ये जब अमेंडमेंट के बाद ये तीन इंसर्ट किए गए, तो इन तीन पर इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, एक इस पे आता है। 43A आपका मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्रीज का, वो वर्कर्स के हाथ में जाए, पार्टिसिपेशन हो उनका। और फिर 48A आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन।
तो ये हम देखते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो उसने 4 चेंजेस किए थे। एक ऑलरेडी मौजूद आर्टिकल 39 था, उसे अमेंड किया था, उसे ऐड नहीं किया, अमेंड किया, और 3 नए इंसर्ट करें यानी ऐड करें। तो ये तीनों ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। तो इन पे हमेशा क्वेश्चन आता है, इसको आप बहुत अच्छे से करो। आगे, भारत में 1888 में डुरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो ये शिमला में शुरू हुआ। डुरंड कप तो भाई बिल्कुल आप मान के चलो, स्टैटिक जीके में फुटबॉल में डुरंड कप बहुत इंपॉर्टेंट है। डुरंड कप की बात करें 1888 में शिमला में इसको शुरू किया गया। असल में एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था मॉर्टिमर डुरंड। क्या नाम था? मॉर्टिमर डुरंड। तो बच्चे, इन्हीं के नाम से ये फुटबॉल टूर्नामेंट को नाम मिला है। ये उस समय फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। तो जो ब्रिटिश राज चल रहा था, तो उसमें जो विदेश सचिव थे वो यही थे इंडिया के। खैर, सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। अच्छा, सबसे सफल टीम कौन रही है? मोहन बगान सुपर जायंट, जो कि 17 बार ये खिताब जीत चुकी है। मोहन बगान, इनफैक्ट हम जब इंडिया में फुटबॉल की बात करते हैं और किसी फुटबॉल क्लब का नाम लेना होता है, तो सबसे पॉपुलर यही है, मोहन बगान। 17 बार जीत चुके हैं, सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का। अब अगर मैं आपको 2024 एडिशन की बात बताऊं, डुरंड कप 2024 एडिशन की बात करें, तो 133rd एडिशन जो 2024 में हुआ, फाइनल मैच कलकत्ता में खेला गया। कौन जीता? कमाल की बात सुनो, मोहन बगान जो सबसे ज्यादा बार जीत चुकी है, वो इस बार हार गई थी। और किसने हराया? नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल, जो क्लब था इनका, नॉर्थ ईस्ट एफसी बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। तो ये लोग जीत गए और इनका पहला टाइटल था। सोचो, इनने मोहन बगान जैसी एक्सपीरियंस टीम को हरा दिया। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, इनने अपना पहला डुरंड कप जीता है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं पहला। ठीक है, चलिए अगली बात देखें। अगली चीज क्या है? निम्नलिखित में से कौन पूर्वी तट बंदरगाह का उदाहरण है? अगेन इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न पुट, बाय एलिमिनेशन भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। भाई अब जिन बच्चों को यही मालूम है कि चेन्नई इधर है, तो वो तो वैसे भी टिक कर देगा ना। ये तो बेसिक अवेयरनेस है कि तमिलनाडु और इधर चेन्नई, इधर तो केरल है और इधर तमिलनाडु है, तो इधर ही चेन्नई होगा। सही बात है। खैर, बाकी भी अगर बात करें तो मुंबई बंदरगाह, तो ये वेस्ट कोस्ट पे मौजूद है। फिर बात करें मोरमुगांव, तो जो मोरमुगांव है वो कहाँ पे? गोवा में, तो ये भी आपका वेस्ट कोस्ट पे है। और न्यू मैंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये आपका कर्नाटका हो गया। यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा भी है, तो आप अच्छे से देख सकते हो। हल्दिया वेस्ट बंगाल है, कोलकाता भी ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल है, पारादीप ओडिशा है, कहीं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश है। चेन्नई आपका ऑब्वियस सी बात है कि तमिलनाडु, ट्यूटिकोरिन भी तमिलनाडु, तो टी से ट्यूटिकोरिन, टी से तमिलनाडु। कोचीन आपका हो गया केरल। फिर मैंगलोर, ये हो गया आपका क्या? कर्नाटक। और भी हैं बहुत सारे, कंडला, मुंद्रा, ये गुजरात के बड़े फेमस है। चलिए आइए आगे बढ़े। 1910 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई? चलिए, तो दो रेवोल्यूशनरीज हैं। रेवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी समझते हैं, यानी ऐसे लोग जिनका विश्वास है कि ब्रिटिशों को इंडिया से निकालना है, तो ब्रिटिशों के मन में भय उत्पन्न करके ही उनको निकाल सकते हैं। भय उत्पन्न कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंसक घटनाओं को अंजाम देके, गोली चलाना, बम फेंकना, जिससे ब्रिटिश इंडिया छोड़े। तो यहाँ पे तारकनाथ दास और जीडी कुमार, ये दो रेवोल्यूशनरीज हैं। इनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करें तो जो तारकनाथ दास साहब हैं, इनने फ्री हिंदुस्तान नाम का एक न्यूज़पेपर निकाला था और इसमें बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव मिलिटेंट टोन अपनाई थी, यानी कुल मिला के क्रांतिकारी घटनाओं का समर्थन किया था। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान। फिर बात करें स्वदेश सेवक होम। अभी जो स्वदेश सेवक होम है बच्चे, इसके बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे जीडी कुमार साहब ने इसकी स्थापना की थी। तारकनाथ दास साहब ने फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, और स्वदेश सेवक होम जीडी कुमार। ठीक है, और ये भले ही फ्री हिंदुस्तान हो वो भी वैंकूवर कनाडा, स्वदेश सेवक होम हो ये भी वैंकूवर कनाडा। ठीक है, इसके अलावा देखो यूनाइटेड इंडिया हाउस, अच्छा ये फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है, और स्वदेश सेवक होम क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि उनने भी एक स्वदेश सेवक नाम से न्यूज़पेपर इनने भी शुरू किया था। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? फिर से बात करते। सबसे पहले फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर तारकनाथ दास ने वैंकूवर कनाडा में शुरू किया, फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। फिर बात करें स्वदेश सेवक होम, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो किसने शुरू की? तो जीडी कुमार ने शुरू की। ये ऑर्गेनाइजेशन है वही वैंकूवर कनाडा में। और फिर इन्हीं जीडी कुमार ने एक न्यूज़पेपर भी शुरू किया, उसका भी सेम नेम रखा, स्वदेश सेवक। ठीक है, अब आ जाओ, इन दोनों ने मिलकर फिर क्या किया? कोलैब किया, जैसे आज एक शब्द होता है ना, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस, इनने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया। तो ये अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है। किसके तर्ज पर? इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापित की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस, उसी के तर्ज पर यूनाइटेड इंडिया हाउस। ठीक है, तारकनाथ दास और जीडी कुमार। चलो
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की हिस्सेदारी क्या है? तो एक बार एक शिफ्ट में आया था कि टोटल एडोलेसेंट पॉपुलेशन कितनी है। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर इस पे आएंगे कि भाई सेंसस 2011 के अनुसार टोटल एडोलेसेंट पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, यानी जितना अगर 100% पॉपुलेशन मान रहे हो तो 10 से 19 के कितने बच्चे हैं, तो वहां पे सही जवाब था 20.9। तो टोटल पॉपुलेशन में 10 से 19 साल के लड़के लड़कियां कितने हैं, 20.9। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो इस बार शिफ्ट में आया वो क्या है कि टोटल एडोलेसेंट पॉपुलेशन ले लो। ठीक है सर, ले ली। तो जितनी भी एडोलेसेंट पॉपुलेशन है उसमें लड़कियां कितनी है, तो इसका सही जवाब है 47.3। ठीक है, 47.3। ठीक, चलो ये हमारी बात होगी। बात करें सेंसस 2011 की, तो बच्चे ये जो सेंसस 2011 था इसमें हम देखते हैं कि जो थीम था वो था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, एक तो ये हो गई थीम। ठीक है सर, थीम समझ में आ गई। और बताओ, सीएम चंद्रमौली ये थे सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। और ये जो 2011 का सेंसस था ये 15वां सेंसस था। कब से? 1872 से काउंट करेंगे तो 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो जब गवर्नर जनरल थे तब फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस पहला गैर समकालिक सेंसस हुआ था, तो वहां से 15वां। इंडिपेंडेंस से देखूंगा यानी 1947 के बाद से देखेंगे तो सबसे पहला सेंसस 1951 में हुआ था, 51 में। वहां से 2011 होगा तो 7वां सेंसस। तो डिपेंड करता है कि कहां से क्वेश्चन पूछता है, शुरू से पूछेगा तो 15वां, और अगर वो बोलता है कि नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस से बताओ तो 7वां कर देना 2011 का। चलो, जो साइंस के क्वेश्चन है वो साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई जिसने बड़े भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की? बहुत लड्डू। तो सही जवाब है दिसंबर 1953 की। बच्चे ये पूरी घटना है। दिसंबर 1953 की घटना क्या है कि हमने देखा कि आंध्र प्रदेश नाम का राज्य केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर बना दिया, तो मद्रास प्रांत से अलग कर दिया कि मद्रास प्रांत में तो भाई हम देखते हैं कि तमिल भाषाई लोग हैं, तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु चल रही तो अलग कर दिया 1953। एक बार ऐसा हुआ, उसके बाद तो फिर लड़ी लग गई कि बहुत सारे रीजन से डिमांड आई कि हमको भी लैंग्वेज के आधार पे। तब फिर हुआ ये कि एक कमीशन बनी फजल अली साहब के लीडरशिप में, अध्यक्षता में, तो इसको नाम मिला फजल अली कमीशन। इसमें अदर मेंबर्स पर भी कभी कभार प्रश्न आता है, के एम पनिकर, एच एन कुंजरू। ये 1953 दिसंबर में बनी और इनने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में। इनने रिपोर्ट में कहा कि ठीक है भाषाई आधार पर राज्य बनाओ। क्या इनने बोला? तो इनने बोला 16+3 यानी 16 स्टेट और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज काइंड ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यानी 16+3। लेकिन फाइनली जो सरकार ने डिसाइड किया वो डिसाइड किया कि नहीं हम करते हैं 14+6। तो इनने 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज फाइनली क्रिएट कर दी। ठीक है। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित त्योहार है? देखो, जो सन गॉड को समर्पित त्योहार है उस पर एसएससी का विशेष फोकस है। मकर संक्रांति भी हो गई जिसमें आप देखते हैं भाई काइट्स भी उड़ाई जाती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कुछ प्रसाद भी बनते हैं। अच्छा, तिल का बड़ा उपयोग किया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि सन गॉड को लेके छठ पूजा पर ऑलरेडी एसएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि छठ पूजा किस गॉड को समर्पित है, तो वहां पे भी आप जवाब देते हो क्या, सन गॉड को समर्पित है, जो उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में मेनली सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति सूर्यदेव को समर्पित है। इसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं बच्चे, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से ऑलरेडी एसएससी ने बहुत बार प्रश्न पूछे। हालांकि हम देखते हैं कि 2024 में यहां से एक ही प्रश्न आया था एक पर्टिकुलर पुथांडु को लेकर, लेकिन इससे पहले वाले अगर आप शिफ्ट देखते हो तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बने। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। यहाँ पे न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं और उनके ये रीजन है, जैसे पुथांडु तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बोहाग बिहू रोंगाली बिहू असम, ये तो बहुत बार आया है। 2024 में भी आया है। पुथांडु 2024 में ही इनिशियल शिफ्ट में आया था, और ये जो बिहू है ये तो बहुत बार बाद में आया, हमने अपनी क्लास में भी देखा है। तो 2024 से मतलब फिर देखा जाए तो 2 यहाँ से इस लिस्ट से आ गए। ठीक है। विशुभ, पोहेला, बैशाख, तो ये बंगाल का है, नाम से दिख रहा है बैशाख बोल रहे हैं, बैसाखी को बैशाख, तो बोलने का एक्सेंट में फर्क आ जाता है ना बंगाली में। तो ये सब है बच्चे, ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखने, कहीं से भी कोई प्रश्न बन सकता है। उगाड़ी उससे पहले 2024 से पहले वाले एसएससी सीजीएल में आ चुका है, कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना का है। तो इस लिस्ट को अच्छे से अपने पास रखना है। अच्छा, एक बार 2022 की एसएससी सीजीएल की शिफ्ट में लुसोंग आया था, तो वही मैं कह रहा हूं कहीं से भी क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे आएगा। ये लिस्ट आपके पास अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको दिमाग में फिट करो। भूकंप के मापन से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन में ना कई बार बच्चे दलबाजी कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं। अब क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है आपसे क्या कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से
मेजरमेंट किया जाता है सीज्मिक वेव्स के इंटेंसिटी। ये नहीं पूछा, क्या पूछा, रिकॉर्ड ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, कि आपने, ठीक है मशीन है आपके पास, लेकिन आप जो मेजर कर रहे हो तो जो रिकॉर्ड मिला है, चार्ट मिली है, ग्राफ मिला है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सीज्मोग्राम, है ना। कई बच्चों ने जल्दबाजी में सीज्मोग्राफ कर दिया होगा। तो ये पूरी जो डिवाइस है, मशीन है, ये सीज्मोग्राफ है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूं, ये जो चार्ट, ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है, इसको पूछ रहा है वो, ये है सीज्मोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी रख दिया आपके सामने। सीज्मोग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है वाइब्रेशंस। सीज्मोग्राम क्या है, जो एक्चुअल रिकॉर्ड चार्ट या ग्राफ आपको उत्पन्न हो रहा है, यानी पेपर आप कह लो, ठीक है, या वो डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है भाई। तो सीज्मोलॉजी तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, और सीज्मिक वेव तो आप जानते हैं कि वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय सडन ब्रेकिंग ऑफ रॉक विद इन दी अर्थ। तो हम देखते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मूवमेंट है, तब जो वेव्स निकल रही हैं सीज्मिक वेव्स, और भी कारण हो सकते हैं। खैर, साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे, एक और साइंस का क्वेश्चन और एक और साइंस का क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास एमएसएमईडी अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006? कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी में ये मत सोचना 2006 का क्वेश्चन पूछ लिया, हमसे नहीं बनेगा बच्चे। ये जनरल ऑब्जर्वेशन और नॉर्मल कॉमन सेंस से आपसे बनता है। सुनो मेरी बात, यहां पर देखो क्या बोला, टू इंक्रीज इंपोर्ट टैरिफ्स। अब आप सोचो एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ही बेनिफिट में होगा। टू इंक्रीज इंपोर्ट टैरिफ्स टू प्रोटेक्ट एमएसएमईज, हो सकता है कि भाई आप इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा रहे हो एमएसएमई को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉसिबिलिटी है, तो ये हो सकता है। टू फोकस ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे फोकस करने के लिए आप एमएसएमई एक्ट लाओगे क्या? सेंस नहीं है। टू रेगुलेट फॉरेन कंपनीज, विदेशी कंपनियों को रेगुलेट करना है तो आप एमएसएमई क्यों लाओगे एक्ट? मतलब इसका इन दोनों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज, तो जाहिर सी बात है इसमें और इसमें से हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, बच्चे एक पूरी एक्ट ला रहा है पार्लियामेंट, जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ एक ये बात तो नहीं होगी, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमईज होगा। तो ये ऐसे नॉर्मल आपके पढ़ोगे ना आप उसको, आपको उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको उसकी इनडेप्थ में जाना, ऊपर ऊपर से भी ये बन रहा है। अब अगर मैं डिटेल में जाऊं, जैसे एमएसएमई क्या होती है, अगर वो क्वेश्चन टफ बनाना चाहता, तो देखो पहले का जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था ना, वो ये होता था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होगी, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो, इन्वेस्टमेंट उसमें 1 करोड़ से कम लगी हो, ये पहले का। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड दे रहा हूं, 1 अप्रैल 2025 बिल्कुल गवर्नमेंट की वेबसाइट, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की वेबसाइट से उठाया गया है ये। और इसमें यह है कि अब चेंज हो गया है चीजें। माइक्रो अब कौन होती है एंटरप्राइजेस, तो जहां पे इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चे, वो 2.5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 2.5 करोड़ 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइज कौन होती है, जहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। मीडियम एंटरप्राइज कौन सी है, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, और एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके पास बिल्कुल है अवेलेबल। आप चाहो तो ये पुराने वाले का भी एक बार ले लो, और आप चाहो स्क्रीनशॉट तो इसका भी ले लेना, वीडियो को अपने हिसाब से रोक के, ठीक है। चल, एनडीपी क्या होता है, ये ऑलरेडी एक दूसरे शिफ्ट में भी ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन आया था, महालड्डू क्वेश्चन, बेसिक इसमें नॉलेज चाहिए। एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, तो पहले बताओ जीडीपी क्या होगा। सर जीडीपी मतलब तो हमको मालूम है डेफिनेशन की, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विथ इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, वो सब ठीक बात है। अब नेट क्या होता है, नेट में हमेशा जब भी निकालना होता है ग्रॉस से, कभी भी नेट निकालना होता है तो कुछ माइनस करना होता है, तो बेसिक सबको मालूम है बात, तो इसमें से तो कोई बात ही नहीं हुई है, और ये तो आपने हटा दिया। अब नेट कैसे निकलेगा, भाई मेरे पास एक देश है, अब मैं कह रहा हूं कि उस देश में 100 कारें बनती हैं, तो 1 अप्रैल 2024 को 100 कारें बनी। अब मेरे को निकालना है कि साल के अंत में, ठीक है, कितना जीडीपी हुआ, तो मैंने निकाल लिया कि ये कार का, टोटल कार्स का मैंने वैल्यू ऐड कर दिया, फाइनल ये जीडीपी हुआ। लेकिन एक साल में जो वो कार यूज हुई, उनका जो वियर टियर हुआ, ऑब्वियस सी बात है अब उनकी वैल्यू वो नहीं रही। तो अब जब उनकी वो वैल्यू वो रही नहीं, उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है, उनकी वैल्यू गिर गई है वियर टियर की वजह से, तो जाहिर सी बात है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आपको सही आंकड़ा पता चलेगा कि वास्तव में साल के अंत में आपके पास जो गुड है या सर्विस है, तो उसका रियल वैल्यू क्या है, तो वो आपको डिप्रिसिएशन माइनस करके ही मिलेगा। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, इसमें ऐसा कुछ परेशान करने वाला था नहीं। अगर आपका एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
समय के साथ उठ रहा है हर साल, तो यानी अच्छी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और अगर गिर रहा है तो स्लो डाउन इंडिकेट करता है भाई। चलो, 2022 में विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के विदेश सचिव का पदभार संभाला। इससे पहले वे किस देश में राजदूत के रूप में कार्यरत थे? ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 2024 में 2022 के करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है, और बिल्कुल जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा भी जाना चाहिए था, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, तो वहां पे किसी का रिक्रूटमेंट हुआ तो मालूम होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ इतना नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा उससे पहले कहां थे। यानी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप बैकग्राउंड भी पढ़ते हो लोगों का ना, कि हाँ ये इससे पहले यहाँ थे, तो नेपाल और फ्रांस को सर्व कर चुके थे। तो यहाँ पे मैं और बातें बताता हूं। तो विनय मोहन क्वात्रा साहब ये 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहे 2022 से 24। उससे पहले ये नेपाल और फ्रांस के सेक्रेटरी रहे थे, और फिर 2024 में पता है कहां पहुंच गए? अभी 2025 में वहीं पर है। तो ये अमेरिका के भारतीय एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो बहुत बड़ा पद है ये भी। तो यानी फ्रांस, नेपाल और अब इनके जो लिस्ट है उसमें यूएस भी जुड़ गया है, और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। चलिए, अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा साहब तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब, जिनका दिसंबर 2024 में निधन हुआ, वो भी तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अल्लाह रखा जी की बात करें, ठीक है, तबला बजाते हैं, इनको क्या कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले? क्योंकि अवार्ड्स भी एग्जाम में आ जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आज की शिफ्ट में हमने देखा था कि शिव कुमार शर्मा जी को उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड मिला, उस पर प्रश्न था। तो यहां पर उस्ताद अल्लाह रखा साहब की बात करें तो इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 1977 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1982 में। अल्लाह रखा साहब अक्सर तबला बजाते थे पंडित रविशंकर साहब के साथ। पंडित रविशंकर साहब जो सितार बजाने के लिए फेमस हैं, जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है 1999 में, उन पंडित रविशंकर साहब जब वो सितार बजाते थे, तबला बजाते थे, तो उनका ये पूरा एक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, चलो, ईश्वरी प्रसाद को कथक घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। बताओ भाई कौन सा घराना? तो सही जवाब है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना यहां पर एकदम सही जवाब है। जब हम लोग बात करते हैं कथक की, तो कथक कहां से निकला है बच्चे? उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कहां के लोग थकते नहीं है, तो उत्तर प्रदेश के लोग थकते नहीं है, ऐसा याद रखो। अच्छा, कथक को एक और नाम से जाना जाता है नटवरी। नटवरी क्यों बोलते हैं कथक को? क्योंकि कथक का जो ओरिजिन है वो रासलीला नृत्य से माना जाता है, और रासलीला नृत्य में श्री कृष्ण और जो गोपियां उनके बीच जबरदस्त डांस। अब श्री कृष्ण को कहते हैं नटवर, यानी एक्सेप्शनल डांसर, बहुत बेहतरीन डांसर, और क्योंकि रासलीला से ही निकला है कथक, तो कथक को बोलते हैं नटवरी। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट घराने होते हैं जैसे लखनऊ, जयपुर, बनारस। तो जिस भी जगह से एक स्टाइल ऑफ कथक निकला, स्पेसिफिक स्टाइल, फिर वहां पे बहुत सारे लोगों ने, शिष्यों ने उसे अपनाया। इस तरीके से घराने का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं कथक शब्द का उद्भव, तो ये कथा शब्द से हुआ है, जिसका मतलब है कथा सुनाना। ठीक है, कथा सुनाना। और यहाँ पे बेसिकली कथक जब नृत्य किया जाता है तो थीम्स पे नृत्य किया जाता है ना, स्टोरी चल रही है उस पर डांस किया जा रहा है, इसलिए कथा चल रही है उस पे डांस हो रहा है, इसलिए कथक, कथा पर होने वाला नृत्य कथक। चलिए, ओरिजिनेट्स फ्रॉम वर्ड स्टोरी विच मीन्स टू टेल स्टोरी। क्या मतलब हो गया कथक का? कि स्टोरी सुनाना। बाकी इसे नटवरी नृत्य बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बात बता ही दी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आओ, निम्नलिखित में से कौन भारत में पीछे हटते मानसून से जुड़ा है? तो जब हम लोग बात करते पीछे हटता मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर देते भाई, लू तो हो नहीं सकता, क्योंकि लू चलती है आपका अप्रैल, मई, जून वाले समय में चलती है ना लू, जो हॉट एंड ड्राई विंड्स होती हैं। तो ये रिट्रीटिंग मानसून, मानसून वापस जा रहा है। कब मानसून वापस जाता है? सितंबर, अक्टूबर के टाइम पर। तो मानसून जब वापस जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लू तो नहीं चलती, तो एलिमिनेट कर दोगे। इसका सही जवाब है अक्टूबर हीट। अब अक्टूबर हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप अक्टूबर महीने में, एक जनरल ऑब्जर्वेशन आपने भी की होगी कि जो टेम्परेचर है वो वापस बढ़ जाते हैं। मानसून में कम रहते हैं लेकिन अक्टूबर में टेम्परेचर वापस बढ़ गए। ठीक है सर। दूसरा, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। क्यों सर? दोनों का ही रीजन है। क्योंकि देखो, क्योंकि मानसून जा रहा है तो हम देखते हैं कि जो बादल हैं अब वो जा रहे हैं, तो स्काई क्लियर हो जाता है। तो जब स्काई क्लियर होता है तो जो सोलर रेडिएशन है जो हमें प्राप्त हो रही वो बढ़ गई, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि मानसून जा रहा है, बादल जा रहे हैं, तो हम देखते हैं रेडिएशन बढ़ गया, हीट बढ़ गई। और ह्यूमिडिटी, क्योंकि जो ऑलरेडी मानसून था अभी तक मौजूद, अभी भी उसकी ह्यूमिडिटी ऑलरेडी मौजूद है ग्राउंड पे, इसलिए हम देखते हैं कि हवाओं में अभी भी ह्यूमिडिटी फील होती है। तो ह्यूमिड भी होता है और हॉट भी होता है, इसको ही कहते हैं अक्टूबर हीट।
जबकि काल बैसाखी तो एकदम अलग ही चीज है। काल बैसाखी क्या होती है, हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल असम वाले क्षेत्र में काल बैसाखी, तो ये होते हैं कि प्री मॉनसून जो थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, प्री मॉनसून शावर्स आप कहो इसको, तो ये होते हैं काल बैसाखी। तो काल बैसाखी के बारे में यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चीजें भी रखी हैं कि वेस्ट बंगाल असम बांग्लादेश वाला वही क्षेत्र वही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्री मॉनसून थंडर स्टॉर्म होता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग विंड्स, हैवी रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग ये सब आते हैं। तो प्री मॉनसून थंडर स्टॉर्म, कुछ कुछ जगहों पे थंडर स्टॉर्म की जगह शावर होते हैं, कहीं कहीं जगह हम देखते हैं कि बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है जैसा यहाँ पे। तो ये है काल बैसाखी, ठीक है, अप्रैल और मई महीने में, क्योंकि हम बोल ही रहे हैं कि क्या है, ये है प्री मॉनसून। तो मॉनसून आपका जब जून से शुरू होगा तो उससे पहले है, तो अप्रैल मई के टाइम पे है थंडर स्टॉर्म्स। चलो, अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? तो बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं 2014, 15, 16। मैं आपको हर बार बताता हूं कि ये स्कीम्स के ईयर बिल्कुल दिमाग में रखें, कहीं से भी आ सकता है। देखो आ गया। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है 2016 का मिशन है, और इस अटल इनोवेशन मिशन जिसको हम एम भी बोलते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? इनोवेशन, खास तौर पे स्कूल लेवल पर बच्चों को क्रिएटिवली सोचना सिखाएं, नया बनाना सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्व करो आसपास जो मौजूद हैं, ये यहाँ पे प्रयास किया जाता है। साथ साथ इतना ही नहीं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी लेवल पर भी हम देखते हैं, या कॉलेज कैंपसेस में भी हम देखते हैं कि प्रमोट किया जा रहा है कि आप ना कॉलेज कैंपसेस में खास तौर पे बच्चों को उस उम्र में कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाओ, आप कुछ अपना करो, इनोवेट करो। तो अगेन उसके लिए अटल इनोवेशन मिशन 2016 में शुरू। यहां पर मैंने आपके लिए 2014, 15 और 16 की लिस्ट रखी है। यहां पर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन किसी स्कीम पे आ जाए तो बिल्कुल आप अपने पास अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट रखो। जन धन योजना, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, संसद आदर्श ग्राम, श्रमेव जयते सब 2014 की हैं। फिर 2015 की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा, एक ऑलरेडी दूसरे शिफ्ट में मुद्रा आ गया था, ठीक है, कि कौन से साल का है, 2015। फिर स्मार्ट सिटी, जीवन ज्योति, अमृत, फिर गोल्ड मोनेटाइजेशन। इसके अलावा आप देखो, यहाँ पे आप देखते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंड अप इंडिया से ऑलरेडी एसएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है, स्टार्टअप इंडिया, फिर उज्ज्वला, नमामि गंगे। तो बच्चे कुल मिला के कहीं से भी प्रश्न बनेगा, इसलिए ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखना, ठीक है। फिर आशा है मुझे कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट से आपको काफी कुछ अच्छा प्राप्त हुआ होगा। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आपको ये कैसा लगा। पूरा एनालिसिस पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा सी।